नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पिछले गुज़श्ता जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें पाकिस्तान के इस्लामी बम के मुतालिक ज़िक्र किया था कि किस तरीके से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर बम का बेड़ा उठाया और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने का काम शुरू किया। अब भुट्टो साहब के 3 जो काम हैं वो बड़े बहुत बड़े थे, जिन पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को ये ख़तरा था कि एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। एक था इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनकाद, दूसरा था इस्लामी बम और तीसरा था तीसरी दुनिया। और भुट्टो साहब ने इस तीसरी दुनिया और इस्लामी बम और इस्लामिक ब्लॉक के मुतालिक बहुत तकारीर की और बहुत कुछ लिखा। 1977 जनवरी में भुट्टो साहब ने असम्बलियां तोड़ दी और इलेक्शन का ऐलान कर दिया। जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो मार्च में 1977 में इलेक्शन होना थे। इधर भुट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की 9 जमातों ने एक इत्तेहाद बना लिया जिसका नाम पाकिस्तान नेशनल अलायंस रखा, PNA। PNA ने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया वो इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए, और भुट्टो साहब की पार्टी ने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया वो सनती और ज़रई सोशल इस्लाहात का जो मंशूर था उसकी बिना पर पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लिया। मार्च के इलेक्शन में 200 सीटों की असम्बली में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को 155 सीटें मिली और कौमी इत्तेहाद को, PNA को 36 सीटें मिली। और PNA ने ये कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इसलिए वो इस इलेक्शन को नहीं मानते और दोबारा इलेक्शन कराया जाए। अब PNA के साथ जो स्टैब्लिशमेंट थी पाकिस्तान की वो भी साथ दे रही थी। उधर से बैरूनी जो ताकत थी जिसके मुतालिक हम ये कहते हैं कि उनको भुट्टो साहब का जो इस्लामी बम था उसका नज़रिया पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने भी PNA की सपोर्ट की और काफ़ी वायलेंस हुआ। और देखा है कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने पे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात को किस तरह उभारा जाता है। और ये कहा गया कि अगर हम बरसिकदार आ गए तो हम नफाज मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा जो है उसका नफाज करेंगे। तो काफ़ी सड़कों पे काफ़ी लोग आए, बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, और उसमें काफ़ी लोग जो है शहीद भी हुए। जलसों के दरमियान, जुलूसों के दरमियान काफ़ी कत्ल गारत भी हुई। एक महीने के बाद भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी PNA को, और बड़ी कोशिशों के बाद PNA ने एक ग्रुप तश्कील दिया जिसमें मौलाना शाह मंदुरानी, मौलाना मुफ्ती महमूद, नवाबज़ादा नसरुल्ला ख़ान और प्रोफेसर गफूर अहमद, ये 4 लोग शामिल थे। और भुट्टो साहब की टीम में मौलाना कौसर न्याजी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और हफीज़ पीताज़ा साहब, ये 3 लोग थे। ये बातें मुज़ाकरात शुरू हो गए। इसी दौरान जो है PNA ने ये मुतालबा किया कि पाकिस्तान में चूँकि ये इस्लामी मुल्क है, इसमें शराब बंद कर दी जाए और ये जो रेस कोर्सेज हैं ये बंद कर दिए जाएं और जुमा की छुट्टी जो है इसको नाफिज किया जाए। तो भुट्टो साहब ने उनके वो मुतालबात भी मान ले, और इसी तरीके से हुआ कि शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई, रेस कोर्सेज भी बंद कर दिए गए और जुमे की छुट्टी भी कर दी गई। अब प्रोफेसर गफूर साहब ये कहते हैं, ये फरमाते हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से बातें करते हुए कहा, अपनी किताब में भी लिखा कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे थे और भुट्टो साहब के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया
लेकिन अचानक ही जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया, क्योंकि ये स्टैब्लिशमेंट और बैरूनी ताकतें ये नहीं चाहती थी कि भुट्टो साहब ज़्यादा अरसा जो है वो बरसे इक़्तिदार रहीं। 4 जुलाई 1970 को जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ कैसे लगा? अब मार्शल लॉ की प्लानिंग होती है, पहले हो जाती है। 4 जुलाई को 1970 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो चौधरी फजल सदर पाकिस्तान के साथ USA की एम्बेसी में जाते हैं। वहाँ पे अमेरिका के यौम आज़ादी की पार्टी होती है, उसमें वो जाते हैं। उसमें जनरल ज़िया साहब भी जाते हैं, लेकिन जनरल ज़िया साहब जो हैं वो पहले थोड़ा सा भुट्टो साहब के निकलने से पहले वहाँ से आ जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा कोई काम है और मैंने जाना है। और जनरल ज़िया को सी ऑफ करने के लिए राफेल जो हैं अमेरिका के एक काउंसलर, वो उनको सी ऑफ करने आते हैं। ये वही राफेल हैं जो जनरल ज़िया के वक्त में ये अमेरिका के सफ़ीर बने, और जनरल ज़िया के जहाज़ के क्रैश में ये राफेल साहब भी जो थे वो उस जहाज़ में थे, और उनका भी वो भी इस जहान फ़ानी से रुखसत कर गए। बहरहाल, जब भुट्टो साहब अमेरिकन एम्बेसी से निकलते हैं और जब वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, तो भुट्टो साहब का एक नौकर था नूरा, और नूरे पे भुट्टो साहब का बड़ा एतमाद था, क्योंकि नूरा ने सांगड़ में जब भुट्टो साहब पे कातलाना हमला हुआ था तो भुट्टो साहब के ऊपर लेट कर भुट्टो साहब की जान बचाई थी। और मैंने ये खुद देखा है कि भुट्टो साहब के कमरे में, ऑफिस में, बगैर किसी इजाज़त मांगने के नूरा जो था वो दाखिल हो जाता था, और मैंने बड़े वज़रा को देखा है कि नूरे से रिक्वेस्ट करते हुए कि हमें साहब से मिलाओ। बहरहाल, नूरा ने भुट्टो साहब से कहा कि मुझे अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में आर्मी नज़र आ रही है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मैं तो इनका कब से इंतज़ार कर रहा था, मुझे तो ये शक था कि ये किसी न किसी दिन आएंगे। तो नूरा ने भुट्टो साहब से कहा कि साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर नहीं जाना, लॉन में बैठना है। तो भुट्टो साहब ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा आपको नहीं मालूम कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या हुआ था? ये कुछ भी कर सकते हैं, आप लॉन में बैठेंगे, आपने अंदर नहीं जाना। तो भुट्टो साहब ने कहा ठीक है। तो भुट्टो साहब जब एंटर होते हैं, वो लॉन की तरफ जाते हैं, जाके बैठते हैं, तो एक कैप्टन आता है, भुट्टो साहब को सल्यूट मार के ये कहता है कि मिस्टर भुट्टो, आपकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई है और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया है। तो भुट्टो साहब उसकी तरफ देख के कहते हैं कि फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो वो कहते हैं कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो भुट्टो साहब कहते हैं कि ये गर्मी का महीना है, मरी से अच्छी जगह तो कोई भी नहीं होती, तो मैं मरी जाना पसंद करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने चीज़ें ले लें। तो भुट्टो साहब ने नूरा से कहा कि अंदर जाके बेगम साहिबा से, नुसरत भुट्टो साहिबा से कहें कि मेरा सूटकेस तैयार कर दें, मैंने जाना है। तो बहरहाल नूरा अंदर गया और भुट्टो साहब के कपड़े लेके आया, सूटकेस, और भुट्टो साहब को आर्मी की तहवील में लेकर गवर्नर हाउस मरी पहुंचा दिया गया। भुट्टो साहब की जो कैबिनेट थी उसको मरी में सिंध हाउस में नज़रबंद किया गया, और PNA की सारी क़यादत जो थी उनको मरी में ही पंजाब हाउस में नज़रबंद कर दिया गया। अब ये देखें कि जो आगे बात चलती है,
وہ بہت ضروری ہے. بھٹو صاحب، اب اتنا اچانک یہ کام ہوا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، کسی کو سمجھ نہ آئی کہ یہ ایک دم ماشاء اللہ کیسے لگ گیا. اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھٹو صاحب کی اور جنرل ضیاء کی حکمت عملی ہو کہ یہ اس طریقے سے کر کے اور دوبارہ الیکشن کرا لیں. اور دوسرے دن جو تقریر کی جنرل ضیاء نے، وہ یہ کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آج میں نے اس شخص کی حکومت ختم کی ہے جس نے پاکستان کی بہت خدمت کی اور پاکستان کو عالمی سطح پر روشناس کرایا. میں 90 دن کے بعد الیکشن کراؤں گا اور امید ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی اس میں کامیاب ہوں گے. یہ تقریر تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کی. تو لوگوں، پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ یہ تو ملی بھگت ہے بھائی. لیکن دوسرے دن جب جنرل ضیاء ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملنے گئے گورنر ہاؤس میں، تو بھٹو صاحب نے ان سے کہا کہ جنرل، آپ نے کس قانون کے تحت یہ مارشل لا لگایا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آئین میں مارشل لا لگانے کی سزا کیا ہے؟ تو جنرل ضیاء نے کہا کہ صاحب، حالات بہت خراب ہو گئے تھے، آپ پھر بھی الیکشن میں حصہ لیں گے، آپ پھر بھی الیکشن جیتیں گے، اور یہ اور وہ جو باتیں ہوتی ہیں. بہرحال، لیکن جنرل ضیاء کے دماغ میں یہ بات پھنس گئی اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا کہ ایک قبر ہے اور دو جو ہیں وہ لاشیں ہیں. دو لوگ ہیں، ان میں سے ایک نے اس قبر میں جانا ہے. بہرحال، کچھ دنوں کے بعد بھٹو صاحب کو رہا کر دیا گیا. بھٹو صاحب نے الیکشن کمپین شروع کی اور ٹرین مارچ شروع کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے بھٹو صاحب کا استقبال کیا اور لوگوں کو بھٹو صاحب نے پھر ایک دفعہ موبلائز کر لیا، جس پر جنرل ضیاء کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور یہ ٹرین مارچ جو ہے نہیں ہو سکتا. تو پھر سپٹمبر میں بھٹو صاحب کو احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. یہ 1974 میں ایک FIR جو تھی، جو احمد رضا قصوری کے والد جو تھے محمد علی قصوری، ان کو قتل، نواب محمد علی قصوری نام تھا غالباً ان کا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو لاہور میں. تو اس کی FIR جو تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف لکھی گئی تھی. تو 1974 کی FIR آ آتی ہے. بھٹو صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا، لیکن جسٹس ہمدانی نے اس کیس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ شواہد جو ہیں مکمل نہیں ہیں، تو انہوں نے بھٹو صاحب کو رہا کر دیا. 3 دن کے بعد سپٹمبر میں ہی، غالباً رمضان تھا، 3 دن کے بعد مسعود احمد جو FSF کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے، اور ایک اور صاحب غلام حسین، ان دونوں کو وعدہ معاف گواہ بنا کر ان کی سٹیٹمنٹ لے کر بھٹو صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور الزام لگایا کہ بھٹو صاحب نے یہ قتل کیا تھا اور FIR. اب بھٹو صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں بھٹو صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیس چلتا ہے. تو یوں ہوتا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دوبارہ اریسٹ کیا جاتا ہے، تو بھٹو صاحب پہ جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلتا ہے، اس کیس میں بھٹو صاحب کے ساتھ ایک ذاتی اناد رکھنے والے جج جو جسٹس مولوی مشتاق تھے، ان کی سربراہی میں 3 اور ججز تھے جن کی جو ان کے ساتھ تھے. پینل بنا دیا جاتا ہے جو اس کیس کی سماعت کرتے ہیں. یہ کیس شروع ہوتا ہے 11 اکتوبر 1977 کو، اور اس عدالتی پینل میں جسٹس
मौलवी मुश्ताक, जस्टिस ज़की उद्दीन पाल, गुलबाज खान और जस्टिस M.H. कुरैशी, ये 4 जजेस थे। 16 मार्च को जनरल ज़ियाउल हक साहब ये कहते हैं कि मैं कोई इलेक्शन जो है उस पर मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन होने थे और उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे, और अक्टूबर में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे केस जो है वो शुरू कर दिया गया था। और 16 मार्च को जनरल ज़ियाउल हक साहब सहाफ़ियों से बात करते हैं, कहते हैं मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि मैं वादा कर लूँ और ना कर सकूँ, तो इलेक्शन जो है ये एहतसाब के बाद होंगे। तो 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और 4 दूसरे लोगों को फांसी की सज़ा का हुक्म दे दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि जनाब ये जब भुट्टो साहब को फांसी हुई है तो पता भी नहीं खड़का। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त भुट्टो साहब का नाम जो था, क्योंकि PTV एक टेलीविज़न था, रेडियो पाकिस्तान था और कुछ अखबारात थे, भुट्टो साहब का नाम किसी अखबार में या फोटो किसी अखबार में नहीं लग सकता था। भुट्टो साहब के नाम पे पाबंदी थी और अखबारात जो थे, और PTV एक ही चैनल था, लोगों के पास रसाई कोई नहीं थी। अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे आपको चीज़ें पता चल जाती है, फिंगर टिप्स पे है पूरी दुनिया। उस वक्त क्या था, लेकिन हुआ क्या था, उनकी सजा पर नवाब शाह में किसानों के एहतजाज पर उस वक्त के सिंध के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल SM अब्बासी के हुक्म पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गईं और सैकड़ों किसानों को शहीद किया गया। सिंध में मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू लगा दिया गया। नवाब शाह में कर्फ्यू था, लड़काना में कर्फ्यू था, सक्कर में कर्फ्यू था, हैदराबाद और कराची के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू था, और ये 4 अप्रैल तक, मतलब फांसी लगने तक, भुट्टो साहब जो सुप्रीम कोर्ट में भी चला, उसमें भी उस वक्त तक ये कर्फ्यू भुट्टो साहब के जो इलाके थे, जिनमें जनूबी पंजाब भी था, सूबा सरहद भी था, जिसमें सिंध भी था, इनमें कर्फ्यू के हालात रहे। भुट्टो साहब की फांसी के बाद सारे सिंध, मुल्तान, भावलपुर हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और गद्दारी के केसेस में गिरफ्तार किया गया। 3 सहाफियों को भी कोड़ों की सजा हुई, जिनमें हमारे दोस्त खावर नईम हाशमी साहब भी थे। इनको कोड़े मारे गए, 3 सहाफियों को कोड़े मारे गए, एक औरत को भी कोड़े मारे गए, और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर 25 कोड़ों की सजा का इतलाक हुआ। ये था। अब इस वीडियो में हम यहीं तक आपके साथ रहेंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि भुट्टो साहब को किस तरीके से फांसी हुई, और उसके बाद जनरल ज़िया की हुकूमत ने क्या क्या किया, जिससे पाकिस्तान आज तक ये जो इस्लामाइजेशन और नफाजे और ये जो बड़े बड़े चैम्पियन हैं जो सियासत के, और उनका क्या किरदार था। तो अगले वीडियो में हम ये बयान करेंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आपकी मोहब्बतों और दुआओं के साथ लियाकत नवाज मलिक इजाज़त चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।